हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी। आज है 29 जून 2021 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। देखिए, न्यूज़पेपर बहुत बड़ा होता है, इसमें से कुछ टॉपिक हम लोग आपके लिए सिलेक्ट करके लेके आते हैं जो आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोगों ने जो 5 टॉपिक डिसाइड किया उनमें से वो आपके सामने हैं। पहला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं स्टिमुलस पैकेज के बारे में, जो जीएस पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से जो है रिलेट करता है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है। तो गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेने की कोशिश कर रही है ताकि हमारी इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव किया जा सके, इसको पटरी पे लाया जा सके बेसिकली। ठीक है। दूसरा टॉपिक हम लोग करने वाले हैं न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि पी टेस्टिंग। हम लोगों ने मिसाइल जो है टेस्ट किया है अग्नि पी जीएस पेपर 3 में। आपका जो है ये डिफेंस वाले पोर्शन से और साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से भी इसको हम लोग कवर कर सकते हैं। तीसरा आने वाला है लॉ ऑफ सेडिशन। देखिए, कुछ दिन पहले भी मैंने लॉ ऑफ सेडिशन के बारे में एक एडिटोरियल की डिस्कशन की थी, ओके, जिसमें लक्षद्वीप इशू को लेके ये बताया गया था कि कैसे इंडिया के अंदर जो लॉ ऑफ सेडिशन है इसको मिसयूज किया जाता है बाय गवर्नमेंट और कैसे इसको हम लोग बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं फॉर फ्यूचर। तो आज फिर थोड़ा सा इसके बारे में एनालिसिस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी करेंगे क्योंकि थोड़ा मैं पास्ट में कर चुका हूँ। अगला जो होने वाला है दैट इज़ ऑल्सो एन एडिटोरियल और ये प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात कर रहा है। ये इनका कहना है कि प्राइवेटाइजेशन इज़ द की। अगर आपकी इकोनॉमी की रिवाइव करनी है अपनी, तो आप प्राइवेटाइजेशन को ही अप्लाई कीजिए, तो इनका ये मानना है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला है हमारा डिस इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो ये दोनों टॉपिक वैसे आपस में रिलेटेड हैं, बट इसमें से एक एडिटोरियल है, दूसरा एक आर्टिकल है। चलिए जी, शुरू करते हैं। तो पहली हम लोग बात करते हैं स्टिमुलस के बारे में बात करते हैं। स्टिमुलस, तो स्टिमुलस एक्चुअली होता क्या है? देखिए, स्टिमुलस एक इंग्लिश का सिंपल सा वर्ड है। इसका मतलब होता है कि आपके सोए हुए अरमानों को जगाना होता है बेसिकली। ठीक है। देखिए, जब भी आप कोई ना एक कोई रोमांटिक मूवी या कोई सैड मूवी लव स्टोरी टाइप की देखते हो आज, तो आप ना पुराने समय में चले जाते हो, ना स्कूल के समय में चले जाते हो, आपके सोए हुए अरमान जाग जाते हैं, आपको अपने दिन याद आ जाते हैं ना। तो एक एक्साइट करना होता है बेसिकली आपको। तो ये स्टिमुलस का मतलब वही होता है। तो जो चीज़ों के अंदर जान नहीं होती है, वो सो चुके होते हैं, उनको दोबारा से रिवाइव करना होता है। इसी टर्म को हम लोग इकोनॉमिक टर्म में भी यूज करते हैं। जब इकोनॉमी सो चुकी होती है, बॉटम में गई होती है, ग्रोथ नहीं होती है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई होती है, प्रोडक्शन नहीं हो रही होती है, जीडीपी नीचे होती है, जब इस तरह की चीजें होती है ना, तो एक स्टिमुलस चाहिए सर उस टाइम पे इकोनॉमी को। एक पुश चाहिए उसको उसको एक एक्साइट करने के लिए कुछ चाहिए। और भैया, जब इकोनॉमी की बात होती है तो एक ही चीज से एक्साइट हो सकती है, वो है पैसा और पॉलिसीज। तो सरकार जब इकोनॉमी इतने नीचे गई होती है तो एक स्टिमुलस देती है, एक पैकेज देती है, पैसा देती है इकोनॉमी में, लोगों को पैसा देती है, बिजनेसमैन लोगों को पैसा देती है कि आप प्रोडक्शन कीजिए, इस सोई हुई इकोनॉमी को जगाइए। उसका मतलब होता है स्टिमुलस। तो स्टिमुलस इज नथिंग बट इकोनॉमिक पैकेज फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड टू जनरेट प्रोडक्शन एंड टू रिवाइव द इकोनॉमी एज अ होल। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टिमुलस। तो जब जब इकोनॉमी नीचे जाती है, इस पॉलिसी को अप्लाई किया जाता है। ये यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह पे इसको अप्लाई किया जाता है। और क्योंकि आपको पता ही है कि अभी कोविड-19 के टाइम पे लॉकडाउन इतना हुआ था, इकोनॉमी ऑल टाइम नीचे गया हुआ है, जीडीपी, तो एक स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट है। तो सरकार ने अभी 6 लाख करोड़ रुपए का स्टिमुलस दिया है इकोनॉमी को। तो लोन गारंटी को एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसे बिजनेसमैन लोग या जो छोटे बिजनेस होते हैं वो सरकार से लोन लेते हैं, तो उसके पीरियड को बढ़ा दिया गया है। पहले जैसे लोन अगर आपको 2 साल के लिए मिलता था, अभी वो 5 साल के लिए मिल सकता है। तो एक चीज़ों को वो बढ़ा दिया। तो जब लोन की जो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली ज़्यादा लोग लोन लेंगे, और लोन लेने का सीधा सीधा मतलब है लोग उसको स्पेंड करेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे, जिससे इकोनॉमी को ग्रोथ होगा। कंसेशनल क्रेडिट मतलब जब आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो कम परसेंटेज आपको देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली जब सस्ता हो जाएगा लोन, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेने की कोशिश करेंगे। हेल्थ केयर फैसिलिटी में भी सरकार ने, तो ये एक्चुअली बेसिकली 3 ऐसे सेक्टर हैं जहां पे सरकार ने फोकस किया है स्टिमुलस को लेके, क्योंकि तीनों सेक्टर को सरकार रिवाइव करना चाहती है। हेल्थ केयर फैसिलिटी मतलब नए नए आपको हॉस्पिटल बनाने हैं, इंस्ट्रूमेंट परचेज करने हैं, तो हेल्थ केयर फैसिलिटी में भी सरकार ने स्टिमुलस दिया है। क्योंकि देखिए, अभी तो थर्ड फोर्थ वेव, पता नहीं कितनी वेव आएंगी भैया, तो हर वेव जब आएगी तो हेल्थ सेक्टर को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए भी सरकार ने स्टिमुलस दिया है। ठीक है। उसके अलावा फर्टिलाइजर सब्सिडी को सरकार ने इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि फर्टिलाइजर सब्सिडियां बढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फार्मर्स की इनकम ग्रोथ होगी। और फार्मर्स कंज्यूमर भी तो हैं। तो जब उनकी इनकम ग्रोथ होगी तो डेफिनेटली वो कंजप्शन भी करेंगे, और कंजप्शन करेंगे तो इकोनॉमी में रिवाइवल होगा। फूड ग्रेन की प्रोडक्शन भी हम लोगों ने बढ़ा दिया है ना। जो गरीब लोगों को हम लोग फूड ग्रेन देते थे फ्री में बिकॉज ऑफ द कोविड-19,
जो प्रधानमंत्री जो है अन्न योजना थी उसके तहत उसकी भी हम लोगों ने लिमिट को नवंबर तक बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे भी सरकार कुछ एक्स्ट्रा पैसा जो है इन्वेस्ट करने वाली है। उसके अलावा ECLGS ये क्या है भैया, ये देखिए होता है एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम बाय, ये जो है आत्मनिर्भर भारत के अंडर में इसको चलाया गया था, आत्मनिर्भर भारत, जिसके तहत जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज होती हैं उनको हम लोग सस्ते लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके अंदर भी जो है हम लोगों ने 1.25 लाख रुपीस एक्स्ट्रा डाल दिया है। मतलब जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री हैं अब वो ज़्यादा पैसा ले सकती हैं बैंकों से और सरकार से। तो और क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादातर ये स्मॉल मीडियम जो है बिजनेस ही उसको चलाते हैं। तो ये सारे के सारा स्टिमुलस है, लेट्स सी। हालांकि कुछ सेक्शन का मानना है कि काफ़ी नहीं है और ज़्यादा स्टिमुलस होना चाहिए था। कुछ लोगों का मानना यह है कि इस सारे स्टिमुलस का फ़ायदा जो है बड़े लोगों को, मतलब अमीर लोगों को, अडानी अंबानी टाटा को होने वाला है, आम आदमी तक इसका बेनिफिट नहीं पहुंचेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस फ्यूचर में क्या होता है, बट दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड स्टिमुलस। ठीक है, टाइम टू टाइम सरकार स्टिमुलस देती रहती है। अगली जो न्यूज़ है बहुत ही अच्छी न्यूज़ हम लोगों के लिए, अग्नि पी मिसाइल का जो है अभी टेस्ट फायर किया गया है। देखिए अग्नि भैया ये भारत का जो डिफेंस सिस्टम है ना, अग्नि उसके अंदर एक माइलस्टोन है। अग्नि जो है एक सीरीज है मिसाइल्स की, और बता दो ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल हैं, है ना। जो 5 तत्व होते हैं प्रकृति के अंदर उसके अंदर अग्नि भी एक होता है ना, अग्नि जल वायु आकाश वा सबका आपको पता है। न्यूक्लियर कैपेबल है, न्यूक्लियर वॉरहेड है। 3 रेंज होती हैं इसकी, मीडियम होती है और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है। तो हम हमारे लिए खैर 2 ही इंपॉर्टेंट है ये। मीडियम का मतलब होता है जो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होती हैं जो कम से कम 5,000 किलोमीटर या इससे ज़्यादा ट्रैवल कर सकती हैं। उनको बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे जा सकती हैं। लेकिन देखो यार, इंडिया वालों को अमेरिका तो पहुंचानी नहीं है मिसाइल, हमारा टारगेट रहता है या तो पाकिस्तान या चाइना। तो हम लोग अगर चाइना तक पहुंचा देते हैं तो हमारे लिए वो सफिशियंट है। तो अग्नि मिसाइल को एक्चुअली जो डिज़ाइन किया गया है ये चाइना को ध्यान में रख के ही किया गया है, क्योंकि चाइना की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारे के सारे ईस्टर्न चाइना में है, और वहां तक पहुंचाने के लिए हमें कम से कम 5,000 या इससे ज़्यादा की रेंज चाहिए। तो इसलिए अगली मिसाइल को जो है वो किया गया था। इस प्रोजेक्ट को जब स्टार्ट किया गया था तो डेफिनेटली पहले अग्नि 1 मिसाइल आया तो उसकी रेंज 7 to 1200 थी। फिर अग्नि 2 आया 2000 से 3000, फिर अग्नि 3 आया 3000 से 5000, फिर अग्नि 4 आया 3500 to 4000, एंड अग्नि 5K to 8K। देखिए, और फिर ये आया, ये यहां तक जो है ना अग्नि 3 तक, ये अभी हमारी डिफेंस फोर्सेस के अंदर इसको कमीशन किया जा चुका है। जो अग्नि 4 है इसको भी कुछ टेस्ट फायरिंग हो चुकी हैं। अग्नि 5 को अभी डेवलपमेंट प्रोसेस में है, बना नहीं है अभी, अगले 2-3-5 साल में बन जाएगा। लेकिन ये वाली अभी हम लोगों ने इंडक्ट कर चुके हैं। इसकी रेंज है मिनिमम 3,000 की और मैक्सिमम है 5,000 की। हालांकि इंटरनेशनल मीडिया का मानना है कि इसकी रेंज जो है वो 8,000 किलोमीटर के लगभग है, लेकिन इंडिया जानबूझ के जो है इसको 5,000 बताता है ताकि हमारे जो पड़ोसी देशों में हलचल पैदा ना हो। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब ये जो अग्नि AP मतलब अग्नि प्राइम अभी जिसका ये लॉन्च किया है, जिसके बारे में आर्टिकल है, इसी मामले में ये जो है लेटेस्ट है। लेटेस्ट, ये हर मामले में लेटेस्ट है। ये टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट है, एक्यूरेसी में लेटेस्ट है, फ्यूल कंजप्शन में भी लेटेस्ट है। तो अग्नि P मिसाइल भी एक एडवांस्ड वर्जन है, लेकिन इसकी रेंज ज़्यादा नहीं है, समझ रहे हो। इसकी रेंज जो है वो ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ 1000 से 2000 किलोमीटर तक ही है, लेकिन एक्यूरेसी बहुत शानदार है इसकी, बहुत शानदार एक्यूरेसी है। तो टाइम टू टाइम हमें अपने जो आर्सेनल होता है उसको भी अपडेट करना पड़ता है। तो दिस इज समथिंग विच इज वी हैव अपडेटेड। तो DRDO जो है इंडिया में डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये डिफेंस रिसर्च एंड द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की प्राइम ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफेंस इक्विपमेंट को बनाने के में करती है। ठीक है, तो वो सारी सारी चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, एक होता है न्यूक्लियर ट्रायड। आज क्या पता क्या है, दुनिया में सिर्फ कुछ ही कंट्री ऐसी हैं जिसके पास न्यूक्लियर ट्रायड है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है लैंड, वाटर एंड एयर। मतलब आज इंडिया लैंड से, वाटर से और एयर से, तीनों जगह से न्यूक्लियर अटैक कर सकता है अपने एनिमी के ऊपर। मतलब वाटर मतलब सबमरीन्स, इंडिया के पास ऐसी सबमरीन्स हैं जिसका नाम है अरिहंत। ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है और न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है, और इंडियन ओशन के अंदर घूमती रहती है। इसको लैंड पे आने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर्ड है, इसके अंदर न्यूक्लियर जनरेटर लगा हुआ है और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो भैया ये अगले 20, 30, 50, 100 साल तक घूम सकती है आराम से, और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कहां पे है।
समझ रहे हो? तो ये बहुत शानदार है, अरिहंत है इंडिया में, आपको इसको याद रखना है। एयर से भी हम लोग स्ट्राइक कर सकते हैं, हमारे पास कुछ चीजें हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह और जेट वगैरह, जेट प्लेन है जिसके थ्रू हम लोग अटैक कर सकते हैं, और लैंड से तो कर ही सकते हैं। तो न्यूक्लियर ट्रायड, जो जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन की, उनके पास ये कैपेसिटी है, इंडिया के पास भी ये कैपेसिटी, आपको मैं बता चलता हूं यहाँ पे, ठीक है। और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? लॉन्च किया गया था इसको एक आइलैंड से, जो एक उड़ीसा कोस्ट पे है। पहले इस आइलैंड का नाम जो है व्हीलर आइलैंड हुआ करता था, छोटा सा आइलैंड है, 350 एकड़ के लगभग जमीन है ये, ठीक है। लेकिन बाद में इसका नाम जो है एपीजे अब्दुल कलाम चेंज कर दिया गया था। उड़ीसा कोस्ट के ऊपर पड़ता है ये, ठीक है, उड़ीसा कोस्ट जैसे ये है, तो बिल्कुल यहीं पे है, पास में ही है इसके, ठीक है। यहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे हम लोगों ने बता दी है, ठीक है। तो खुशी का माहौल है, थोड़ा खुशियां मनाएंगे, क्लैपिंग करेंगे, ठीक है। चलिए जी, अगला जो आता है लॉ ऑफ सेडिशन को लेके एक एडिटोरियल है, पहले भी इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं, थोड़ा सा आज और इसकी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इस तरह के टॉपिक को ना बार बार एनालिसिस करना जरूरी होता है, क्योंकि तब तक ये आपके दिमाग में प्रॉपर्ली नहीं जाएंगे, हर डायमेंशन इसकी हम लोग कवर नहीं करेंगे, तब तक चीजें कंप्लीट नहीं होती हैं, है ना। चलिए, लॉ ऑफ सेडिशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये सीधा सीधा किन्होंने बोला है? पीडीटी आर्चरी जी ने सीधा सीधा भैया बोल दिया है, ठीक है। कौन है ये है फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल है लोकसभा के, तो जाने माने आदमी हैं, पढ़े लिखे इंसान है, नॉलेज बहुत है इनको कानून की, तो डेफिनेटली जब इतना बड़ा आदमी कुछ बोलता है तो उसको सुनना चाहिए, है ना। चलिए जी, लॉ ऑफ सेडिशन, सेडिशन का मतलब क्या होता है? सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह, ठीक है। देशद्रोह नहीं है, राजद्रोह है, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, ये सरकार के अगेंस्ट में है, देश के अगेंस्ट में नहीं है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको। देखिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉड करना है बेसिकली, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम लोग हर चीज सरकार के पक्ष में बोलें, सरकार तो टेम्परेरी होती है ना, लोगों के द्वारा चुनी होती है, तो आपको सरकार को क्रिटिसाइज करने का पूरा हक है, अगर वो क्रिटिसिज्म कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में है, समझ रहे हो। आप देश को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, आप देश के अगेंस्ट में नहीं जा सकते हो, लेकिन सरकार के अगेंस्ट में जा सकते हो, आपको पूरा हक है। सरकार देश नहीं होता है, सरकारें जो है टेम्परेरी होती हैं, आती रहती हैं जाती रहती हैं, सिस्टम परमानेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन परमानेंट है। हालांकि उसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं, बट ओवरऑल सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो सरकार के अगर आप किसी चीज से खुश नहीं हो तो आप खुल के उनके अगेंस्ट बोले, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप खुल के नहीं बोलोगे तो डेमोक्रेसी वीक हो जाती है। सरकार के अगेंस्ट में बोलना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ डिसकंटेंट, ये डेमोक्रेसी का फाउंडेशन होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है। तो अगर आप सरकार के अगेंस्ट में बोलते हो, किसी पॉलिसी से आप खुश नहीं हो, तो आप खुल के बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिस्टम को बस गाली मत दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को गाली मत दीजिए, देश को गाली मत दीजिए, यह सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है। और जब भी इसी तरह की चीजें आती हैं तो आप हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर कीजिए और सुप्रीम कोर्ट को रेफर कीजिए, रादर देन गवर्नमेंट, ठीक है। तो चीजों के लेके सीरियस नहीं होना है, अगर चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्रिटिकली एनालिसिस कर सकते हो हर चीजों का। देखिए, जब तक आप कमियां नहीं निकालोगे तो सोल्यूशन निकालना मुश्किल हो जाएगा। आप हर चीज पे क्वेश्चन कीजिए, कमियां निकालिए, क्योंकि आप ही को सोल्यूशन निकालना है, कमियां निकालना ही सोल्यूशन निकालने का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें हैं। तो सेडिशियस लॉ जो है भैया आर्केइक लॉ है, ब्रिटिश जो है अंग्रेज इसको लेके आए थे, क्योंकि भैया उस टाइम पे अंग्रेजों का अगेंस्ट अगर आप बोलोगे तो आपने क्राइम किया है। तो 1837 में इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, बाद में इसको ओमिट कर दिया गया था, लेकिन 1870 में दोबारा से आईपीसी इंडियन पिनल कोड के अंदर इसको डाल दिया गया अंडर आर्टिकल 124A। बहुत न्यूज में रहता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है यहां से क्वेश्चन। आज तक ये इंडिया में 124A आर्टिकल के अंडर में ही है। बहुत सारे ऐसे लॉज थे जो इंडिया ने ओमिट कर दिए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन अभी भी कुछ बने हुए हैं, जिनमें से एक है 124A। ये क्या कहता है? ये कहता है अगर आपने सरकार के अगेंस्ट में कुछ बोला, ठीक है, या कुछ लिखा, तो और आपने लोगों के मन में या जनता के मन में, एक ग्रुप ऑफ पीपल के मन में सरकार के लिए डिसअफेक्शन प्रोड्यूस करने की कोशिश की, तो आपको जो है जेल में डाला जा सकता है। यू कैन बी इन प्रिजन्ड, 3 साल की सजा भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकता है, आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है। तो ये कहना है आर्टिकल 124A का। आप इस पूरे मुद्दे को पढ़ सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री की मैंने बात कर ली, ठीक है, 1870 में हुआ था। ये पहले भी अप्लाई किया गया है 1897 में, और 1988 में जो है ये तिलक जी के ऊपर लगा था, बाल गंगाधर तिलक, सबको पता है, जेल भी हुई थी उनको,
ठीक है, पहले वाले केस में 18 महीने की जेल हुई थी, दूसरे वाले महीने में 6 साल की सजा हुई थी, म्यांमार में चले गए थे। महात्मा गांधी जी के ऊपर इसको लगाया गया था 1922 में। ठीक है, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर के अंदर का अंग्रेजों के खिलाफ में कुछ लिखा था, और जब इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया तो गांधी जी ने बोला कि अगर मैं सरकार के किसी काम से खुश नहीं हूं तो उसके अगेंस्ट में मुझे मेरा बोलना मेरा अधिकार है। गांधी जी ने माना कि मैंने बोला है, और गांधी जी ने यह भी बोला कि मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। गांधी जी ने यह कहा कि अगर मैं कुछ बोलता हूं सरकार के खिलाफ, वो जायज है जब तक वायलेंस क्रिएट नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखो, आज भी सुप्रीम कोर्ट यह बात को मानता है कि आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, अनटिल अनलेस वो वायलेंस क्रिएट ना करता हो, कोई दिक्कत नहीं है तब तक। हाँ, वायलेंस तो देखो किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ये गांधी जी ने खुद भी बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। ठीक है, उसके बाद केदारनाथ केस में 1962 में और बलवंत सिंह केस 1962 में, इन दोनों केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी लिखिए, कुछ भी नारे लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वायलेंस क्रिएट नहीं होता है तब तक बस आपके ऊपर सेडिशियस चार्ज नहीं लग सकता। समझ रहे हो? तो 4 चीजें हैं यहां पे, स्पोकन वर्ड्स, रिटन पोस्ट, साइंस, जैसे मान लो आपने घर के सामने पाकिस्तान का झंडा लगा दिया, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, आपने जैसे कुछ कार्टून वगैरह बना दिया। ये 4 चीजें ऐसी हैं इस आर्टिकल के अंदर जिसके बेसिस पे आपको सेडिशियस चार्ज लग सकता है, आपके ऊपर ये आर्टिकल 124A के तहत केस मुकदमा चलाया जा सकता है। और एक बार आपके ऊपर मुकदमा लग गया तो ये नॉन बेलेबल है वैसे तो, और आपको सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं भैया। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से जो है ये चीजें किया करो। लेकिन मुद्दा सबके सामने ही निकल के आता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार बोला है कि जब तक वायलेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक सेडिशियस चार्ज नहीं लगेगा। हालांकि इसका बहुत ज्यादा मिसयूज किया गया है सरकार के द्वारा, वो थोड़ा देखेंगे। इन्होंने एक बहुत शानदार एग्जांपल दिया है, जैसे अगर आपने किसी न्यूज़पेपर में किसी अपनी फेसबुक पोस्ट पे ऐसा लिख दिया कि देखिए सरकार बहुत अच्छी है, मोदी जी की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन वैक्सीन की पॉलिसी पैथेटिक है, तो आपके ऊपर सेडिशियस चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि आपने ओवरऑल सरकार को गाली नहीं दिया, आपने एक पॉलिसी को गाली की दी है, तो सेडिशियस चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने बोल दिया कि सरकार जो है निकम्मी है, नकारा है, हर मामले में खराब है, तो आपके ऊपर सेडिशियस चार्ज लग सकता है। समझ रहे हो? वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन सरकार ऐसा लगाती है। आप बोलोगे सर राहुल गांधी जी तो और केजरीवाल तो दिन भर गाली देते हैं, है ना, उनके ऊपर तो सरकार सेडिशियस चार्ज नहीं लगाती। ऐसा ही तो गेम है, क्योंकि वो पावरफुल लोग हैं भैया। लेकिन यही चीज अगर कोई स्टूडेंट बोल देता है या कोई और सोशल वर्कर बोल देता है तो उनके अगेंस्ट में सेडिशियस चार्ज सरकार लगा देती है। हालांकि उनको कोर्ट बाद में छोड़ देता है, लेकिन हरासमेंट कर देती है ना, तो वो प्रॉब्लम है। और मैं कुछ इस खास सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, पहले भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी इसका मिसयूज किया जाता है और किया जाएगा। आई एम नॉट टारगेटिंग एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट, और मैं कौन होता हूं टारगेट करने वाला, मैं तो इनके बिहाफ पे बोल रहा हूं क्योंकि आर्टिकल इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो ये हर सरकार इसका मिसयूज करती आई है, पास्ट में भी, आज भी कर रही है और फ्यूचर में ही करेगी। इसलिए तो इसकी एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है, इसलिए तो एक इन्फॉर्म सिटीजन होने के नाते, एस्पिरेंट होने के नाते हमें कमियों का पता होना चाहिए। हम गवर्नमेंट के एजेंट नहीं है, ना कभी थे और ना रहेंगे। एक सिविल सर्वेंट को एक न्यूट्रल पॉलिसी अपनानी पड़ती है, अनबायस्ड पॉलिसी अपनानी पड़ती है। तो आप एक न्यूट्रल पोजीशन से एक क्रिटिकली एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए जी। तो केदारनाथ वाले केस में आपको बता दिया मैंने, आर्टिकल 124A जो है आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट को 19(1) को वायलेट करता है अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल। समझ रहे हो? और आर्टिकल 1(1) क्या कहता है? 19(1) फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, लेकिन इट इज नॉट अ एब्सोल्यूट राइट। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हो। आपके जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे सोवरेनिटी के मामले में, इंटेग्रिटी के मामले में, पब्लिक ऑर्डर के मामले में, डिसेंसी के मामले में, डिफेमेशन एटसेट्रा, कोर्ट ऑफ कंडक्ट। इन सारे केसेस में आपके ऊपर आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो है कर्टेल किया जा सकता है। वाई? बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। हालांकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एब्सोल्यूट हैं, लेकिन देखिए एब्सोल्यूट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार जब मर्जी चाहे पब्लिक ऑर्डर के नाम पे आपकी आवाज को दबा देगी। ये रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ताकि इनको एक्सट्रीम केस में यूज किया जाए। ऐसा नहीं कि हर छोटी सी बात पे मैंने कोई फेसबुक पे पोस्ट डाल दिया और मेरे ऊपर जो है सेडिशियस चार्ज लग जाएगा, और सरकार बोलेगी देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है आपने पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किया है तो इसीलिए हम आपके अगेंस्ट में लगा रहे हैं। अरे भैया, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स उन्होंने ये बात बोली कि देखिए हम लोग यहां पे रिस्ट्रिक्शंस डाल जरूर रहे हैं, लेकिन इसको बहुत एक्सट्रीम केस में अप्लाई करना है। मैक्सिमम लिमिट तक जाना चाहिए सरकार को लोगों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये चीज भी आपको समझने की जरूरत है।
कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम जहां तहां उसको यूज करेंगे, ठीक है। हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग बात करें तो देखिए अंग्रेजों ने भी यही बात बोली थी कि अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो आपको जेल में डाल देंगे। वही आज की सरकार बोल रही है, आज की मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि अगर आपने हमारे खिलाफ बोला तो आपको हम लोग अगेंस्ट में केस डाल देंगे। लेकिन सरकार इसका देखिए मिसयूज करती है भैया। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ऐसे केस में लोगों को छोड़ा है, बेल दिया है, जिन्होंने कुछ लिखा था फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बोल रही है, सरकार को ये बात बोली है कि किसी चीज को बोलना और लिखना सेडिशियस नहीं होता है जब तक वायलेंस क्रिएट नहीं होता है। फिर भी सरकार इसका मिसयूज करती है, क्योंकि सरकार को पता है कि इनको छूट जाएंगे, फिर भी क्यों करती है? अरे हरासमेंट तो होगा, कोर्ट के चक्कर तो काटोगे, अरेस्ट तो होगे, है ना, वो सारी की सारी चीजें हैं, तो इसको मिसयूज किया जाता है। तो इस एडिटोरियल के तहत जो है ये राइटर ये कहना चाहते हैं कि आइडियली सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 124A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए, लेकिन वो अगर नहीं कर रही है तो कम से कम इसकी जो डेफिनेशन है उसको ब्रॉड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर मामले में सरकार लोगों को जेल में डाल देगी। तो वो सारी की सारी चीजें थोड़ा सा मैंने इनफॉर्मल वे में आपके साथ डिस्कशन किया है, क्योंकि इनफॉर्मल वे में डिस्कशन करने से ना थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए जी। तो भैया अगर आपको लगता है कि आप सरकार के किसी काम से खुश नहीं हो, आज लगता है, चाहे 10 साल पहले लगता था, चाहे 10 साल बाद लगे, आपको हमेशा गांधी जी का मेथड फॉलो करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का मेथड फॉलो करना चाहिए। डर के मारे अपनी आवाज को नहीं दबाना चाहिए, ठीक है। आप कवर्ड नहीं हो, सरकार हमने चुनी है, सरकार ने हमको नहीं चुना है। सरकार हमारे लिए आंसरेबल होती है, हम सरकार के लिए आंसरेबल नहीं होते हैं, समझ रहे हो बात को। हमने उसको चुना है, हम सरकार से क्वेश्चन पूछेंगे, सरकार की ड्यूटी बनती है हमें आंसर देना, अकाउंटेबल होना लोगों के लिए। तो अगर हमें कोई चीज खराब लगती है, हमें उसके अगेंस्ट में वॉइस उठाना चाहिए, ठीक है। ये एक डेमोक्रेसी का फंडामेंटल है, ये प्रिंसिपल है। यही चीज जो है गांधी जी ने, नेहरू जी ने, भगत सिंह ने की थी, और यही चीज आज भी करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हथियार उठा के खड़े हो जाएं, दैट वुड बी सेडिशियस, समझ रहे हो। बस इतना सा मेरा कहना है, थोड़ा दिमाग को खुला रखो अपने को, ठीक है। अगली चीज है वो है प्राइवेटाइजेशन के बारे में। अजय शंकर जी हैं। अजय शंकर जी कौन है? वो है फॉर्मर सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड द प्रमोशन। तो भैया प्राइवेटाइजेशन को ये खूब भर भर के सपोर्ट करते हैं। तो एग्जाम में डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, तो आपको कॉन्स भी पता होने चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं ना, प्राइवेटाइजेशन को ना गाली देते हैं, गरियाते हैं, अरे अडानी अंबानी टाटा सब बेकार है ना। आपको यह भी तो पता होगा कि कितना टैक्स ये सरकार को दे रहे हैं, कितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट कर रहे हैं। तो सिर्फ प्राइवेटाइजेशन को गाली देना इज नॉट अ गुड थिंग। एज लॉन्ग एज प्राइवेट सेक्टर सरकार को का कानून फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ लैंड, और वो प्रॉपर टैक्सेशन दे रहे हैं, वो प्रॉपर काम कर रहे हैं सिस्टम के अंदर में रह के, तब तक दे आर वेरी वेरी गुड। समझ रहे हो। करप्शन तो सरकारी डिपार्टमेंट में भी होता है, वहां पे भी बहुत बड़े फ्रॉड होते हैं, है ना। लेकिन सरकारी का नाम आता है तो बस चीजें ठीक है, प्राइवेट का नाम आता है तो उनको लोग गाली देना शुरू कर देते हैं। भैया 1991 तक, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, 1991 तक इंडिया में सरकारी डिपार्टमेंट ही डोमिनेट करते थे। और आपको पता ही है कि सरकार की जो हालत क्या थी, इंडिया के पास पैसा ही नहीं था इंपोर्ट करने के लिए, 2 हफ्ते का पैसा बचा था बस, क्योंकि उससे पहले सारी चीजें सरकारी हुआ करती थी। 1991 के बाद हम लोगों ने रिफॉर्म किया और प्राइवेट सेक्टर को स्पेस दिया, उसके बाद हमारी इकोनॉमी एफिशिएंट हो गई है। आज दुनिया में अगर इंडिया की इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, थैंक्स टू प्राइवेटाइजेशन एंड थैंक्स टू 1991 रिफॉर्म्स। देखिए कुछ कमियां तो सिस्टम के अंदर रहेंगी ही, उनको तो दूर करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे सिस्टम को आप बंद करने की बात करो, गाली देने की बात करो। कुछ कमियां हमेशा रहेंगी, सरकारी डिपार्टमेंट में भी रहेंगी, प्राइवेट में रहेंगी, आज भी हैं, कल भी रहेंगी, वो हर कंट्री में रहती हैं। तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप दूर कीजिए, है ना। अगर आपकी टांग में कहीं कोई फुंसी हो गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं पूरी टांग को ही काट दोगे आप, पूरे बॉडी पार्ट को काट दोगे। अरे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए, ये कहना है इनका, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं ये सारी चीजें, ये अजय शंकर जी कह रहे हैं, थोड़ा बहुत मैं ही कह रहा हूं, ठीक है। तो देखिए 1991 के बाद इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ, सरकारी जो कंपनियां थी उनको बेचना स्टार्ट किया, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया और हमारी इकोनॉमी ने ग्रो करना स्टार्ट किया। लेकिन पूरी तरह से हम लोग प्राइवेटाइजेशन नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस।
2000 में जब अटल बिहारी जी की सरकार थी, उन्होंने भी प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन वालों ने गाली देना शुरू कर दिया, तो उस टाइम पे भी प्रॉपर प्रोसेस नहीं हो पाई। मनमोहन सिंह की जब सरकार आई तब भी उन्होंने प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं हो पाया क्योंकि अपोजिशन वाले गाली देने लगे। अभी प्रेजेंट में भी मोदी सरकार ने अपने पिछले 5-6 साल में ज्यादा प्राइवेटाइजेशन नहीं किया, लेकिन अभी 1920 के बाद वो ज्यादा प्राइवेटाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एफिशिएंट होता है, प्राइवेट सेक्टर की प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, प्राइवेट सेक्टर आपको बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ओवरऑल जनरल, कुछ एक्सेप्शन तो यहां वहां हो सकती है, ठीक है, बट एक्सेप्शनल रूल्स नहीं होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल, इन्होंने जो है जो सरकारी जो कंपनियां हैं, पीएसयूज हैं या गवर्नमेंट जो एंटरप्राइज है, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली वो है जो बिल्कुल डेड हो चुकी है, बिल्कुल सिक हो चुकी हैं, सिक एंटरप्राइज, मतलब इनका कुछ भी भला नहीं हो सकता है, रिवाइवल का कोई चांस ही नहीं है, बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। पिछले 15-20 साल में इन्होंने कोई प्रॉफिट अर्न नहीं किया है, ये बोझ बन गई हैं धरती के ऊपर, सरकार के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। पहली कैटेगरी वो है। तो इनका यह कहना है कि उनको आप क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए, इनको बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। उसके बाद जो लैंड है इनकी, उसको बेचो, जमीन बेचने से पैसा आएगा और उस पैसे को आप इन्वेस्ट करो, यह कहना है अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल। लेकिन यहां पे कुछ प्रॉब्लम है, लेबर की प्रॉब्लम है। अब वो वहां पे कुछ लेबर लगी हुई है, बहुत सालों से वहां पे लोग नौकरी लगे हुए हैं, उनका क्या होगा? सरकार को इनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। और ये जो सिक कंपनीज है, जैसे मान लो कोई कंपनी जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, कोई केमिकल इंडस्ट्री में है, कोई अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग मिनिस्ट्री इनको हैंडल करती है। और जब अलग अलग मिनिस्ट्री हैंडल करती है तो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और जब कॉम्प्लिकेशन होती है तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इनका ये कहना है, अजय जी का ये कहना है कि आप इन सारी अलग अलग मिनिस्ट्री से इनको हटा के एक होल्डिंग कंपनी बना दीजिए, और एक होल्डिंग कंपनी सारे काम को देखेगी। कौन सी कंपनी को बेचना है, कहां बेचना है, कितने में बेचना है, उस एक होल्डिंग कंपनी को आप सारे के सारे राइट दे दीजिए, ताकि काम थोड़ा स्पीडी हो जाए। लेकिन समय की मांग यही है कि आप इन कंपनीज को बंद कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे ऊपर बोझ हैं, ये सिर्फ खर्चा करवाते हैं भैया, ये सफेद हाथी हैं, खर्चा करवाते हैं, इनकम बिल्कुल भी जनरेट नहीं करते हैं। तो ये बात होगी। इनको किसको देना है? प्राइवेट सेक्टर को दे दो, इनकी जमीन बेच दो, पैसा जो है खर्च कर दो। एक पहली बात ये है। दूसरी बात वो है, ऐसी कंपनियां हैं जो सिक हैं, जो लॉस में चल रही हैं, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल है रिवाइव होने का। अगर हम थोड़ा सा मेहनत करें तो वो रिवाइव हो सकती हैं, उनको दोबारा से प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज बनाया जा सकता है। जैसे यहां पे इन्होंने एग्जांपल दिया एयर इंडिया। एयर इंडिया प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, लेकिन अभी भी उम्मीद की एक किरण बाकी है, अगर हम इनको रिवाइव करें तो। समझ रहे हो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये सरकारी कंपनियां हैं, और सरकारी कंपनियां के होने की वजह से इनके अंदर माइक्रो मैनेजमेंट होता है, हर काम के अंदर सरकार का इंटरफेरेंस होता है। और भैया जब हर काम में सरकार उंगली करेगी तो काम थोड़ी होगा, प्रोडक्शन थोड़ी होगा, तो लॉस तो होगा। तो यह कहना है अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल कि आप क्या करिए, इनको प्राइवेट सेक्टर को बेच दीजिए, या तो पूरी कंपनी को बेच दो, या कुछ शेयर जैसे 40%, 50, 60% बेच दीजिए। उससे क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर यहां पे इन्वॉल्व होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, अच्छी मैनेजमेंट होगी, जो डिसीजन है वो फ्रीली लिए जाएंगे, तो ये रिवाइव किए जा सकते हैं। एक बार अगर ये रिवाइव हो गए, इनका जो डेट है, इनके ऊपर जो कर्जा है हजारों करोड़ रुपए का, एक बार अगर वो रिवाइव हो गया तो सरकार इनके अंदर अपना शेयर होल्डिंग दोबारा से इंक्रीज कर सकती है। लेकिन दिस इज द ओनली वे। ठीक है, तो इसका कुछ परसेंटेज आप प्राइवेट सेक्टर को दे दीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल यही कहना है। तीसरा तरीका है वो चाइनीज तरीका है। जैसे चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया है। चाइना ने क्या किया है? आज के समय में इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि वर्ल्ड में जो टॉप 500 कंपनीज हैं, फॉर्च्यून 500, उनमें से 124 चाइनीज कंपनीज हैं, और इन 124 में से 91 कंपनीज वो सरकारी कंपनी हैं, बाकी बची हुई प्राइवेट कंपनी है। तो चाइना में सरकारी कंपनियां इतना ग्रो क्यों कर रही हैं? क्योंकि उन्होंने वहां पे प्राइवेट सेक्टर की प्रैक्टिस को अप्लाई किया है। चाइना में उन्होंने क्या किया, अपनी जो प्रॉफिट मेकिंग जो कंपनीज थी उनको भी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, ताकि उनके अंदर अच्छा मैनेजमेंट आए, अच्छी प्रैक्टिस आए। और एक बार जब उन्होंने पैसा बनाना शुरू कर दिया तो चाइनीज कंपनी ने उनको, चाइना की सरकार ने उनको दोबारा से टेक ओवर कर लिया। यह बात है। आज के समय में सरकार जो हमारे इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट करती है, यानी कि शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को बेचती है, उनका एकमात्र टारगेट होता है फिस्कल डेफिसिट को कम करना।
मतलब सरकारी घाटे को कम करना, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार का टारगेट फिस्कल डेफिसिट की बजाय एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे होना चाहिए, लॉन्ग टर्म टारगेट होना चाहिए। जो मैनेजमेंट के मेंबर होते हैं इन कंपनीज के अंदर, भैया आप उनके टेन्योर को बढ़ाइए। जब आप उनके टेन्योर को बढ़ाओगे, जब एक मैनेजर को पता है कि तुम्हें 10 साल तक इसी कंपनी में रहना है, तो वो एकदम फ्री माइंड होकर काम करेगा। जब उसको पता है यार तुम्हें 1-2 साल के लिए यहां पे रहना है, तो वो भी काम ढंग से नहीं करेगा। तो इनके मैनेजमेंट के टेन्योर को आप बढ़ाइए। ये चाइना ने किया, चाइना ने ऐसे ही किया। तो ये चाइना का तरीका भी हम लोग यहां पे अपना सकते हैं। ठीक है, देखिए अच्छी चीजों को अडॉप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो कहीं से भी आए, चाहे वो पाकिस्तान से भी क्यों ना आए। समझ रहे हो? अभी कोविड-19 के टाइम पे भी हम लोग, पाकिस्तान में एक चीज चलती है, उसको कहा जाता है पब्लिक फीडबैक मैकेनिज्म। ये पाकिस्तान में बड़ा यूनिक चीजें हैं। वहां पे क्या है, कॉल सेंटर्स होते हैं, वो जनता को कॉल करते हैं, जनता को कॉल करके पूछते हैं कि यार सरकारी स्कीम ये चली है, आपने इसका बेनिफिट उठाया है, आप बताइए इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं। भैया लोगों से फीडबैक लिया जाता है पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद वो जो सर्विस डिलीवरी है उसको इंप्रूव किया जाता है। तो ये सारी चीजें इंडिया में भी अप्लाई कर रही है सरकार कोविड-19 के टाइम पे, बाय टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम पाकिस्तान। देखो अच्छी चीजें जहां से भी मिले ले लेनी चाहिए, चाहे दुश्मन से भी ना मिले मिलती हूं। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें हैं। चलिए, तो इंडिया में जो भी कंपनी है उनकी लो कैपेसिटी है, डेफिनेटली लो कैपेसिटी है। आप उनकी कैपेसिटी को बढ़ाइए, उनको टेक ओवर करने दीजिए। ठीक है, जैसे ऐसे देखिए प्राइवेट सेक्टर हमारी कंट्री में बहुत बड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर सरकारी कंपनी को प्राइवेट सेक्टर खरीद सकता है, वो उतनी कैपेसिटी नहीं है अभी प्राइवेट सेक्टर के अंदर। हो सकता है 10-20 साल में हो जाए, अभी नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर का पैसा कहां से आ सकता है? जो दूसरी छोटी प्राइवेट कंपनीज हैं जो नुकसान में चल रही हैं, बड़ी प्राइवेट कंपनी उनको खरीद सकती हैं, उनको रिवाइव कर सकती हैं, अपने साइज को बढ़ा सकती हैं। एक बार जब उनका साइज बढ़ जाएगा तो सरकार उनको फैसिलिटी दे सकती है, सरकार उनको इन्वेस्टमेंट के लिए जो है इंसेंटिव दे सकती है। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर है वो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स में काम कर सकता है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जो बिल्कुल स्क्रैप से शुरू होते हैं। जैसे मान लो मेरे गांव में जो है एक जो है एयरपोर्ट बनाना है, तो वो ग्रीन फील्ड है क्योंकि यहां पे पहले से था ही नहीं। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो जहां पे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होते हैं, उनके अंदर मॉडिफाई करना होता है। तो प्राइवेट सेक्टर जब एक बार इतना बड़ा हो जाएगा तो इंडिया में ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड जो सेक्टर है, यहां पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर सकता है और सरकार उनको फैसिलिटेट कर सकती है, सरकार उनको फैसिलिटी दे सकती है। और जो फॉरेन कंपनीज को सरकार शेयर्स बेचती है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार जो फॉरेन कंपनीज को देती है, कंपनियां बेचती है, हमारी जो प्राइवेट कंपनीज है इनकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो आत्मनिर्भर के भारत के अंदर में सरकार को चाहिए कि डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा फोकस करे रादर देन फॉरेन प्राइवेट सेक्टर। तो यहां पे एक ये भी चीज है। चलिए जी, काफी ज्यादा डिटेल में चला गया हूं मैं, लेकिन एनालिसिस आपके मन में चीजें बैठनी चाहिए, इसको 2 बार सुनना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा प्रॉपर। ठीक है, अगली चीज भी डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। देखिए हमने पहले ही बात किया कि ये जो प्रेजेंट सरकार है अभी पिछले 1-2 साल में प्राइवेट सेक्टर को काफी ज्यादा एम्फेसिस कर रही है और डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है भर भर के। देखिए कोविड-19 के टाइम पे इकोनॉमी बहुत ज्यादा लो है, सरकार के पास पैसा नहीं है, तो पैसा अरेंज करने का सबसे बढ़िया तरीका ये हो सकता है कि सरकारी जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं या जो दूसरी कंपनीज है उसका कुछ परसेंटेज आप प्राइवेट सेक्टर को बेच दीजिए, वहां के आपके पास पैसा आएगा, उस पैसे को आप हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करो, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करो। देखिए भैया सीधी सी बात है, अगर हम किसी सरकारी कंपनी को प्राइवेट सेक्टर को बेचते हैं या उसका कुछ परसेंटेज 10-20% बेचते हैं, तो वो सरकार अपनी जेब में नहीं डाल रही है उसको। ऐसा नहीं है कि उसको मोदी जी या कोई भी सरकार है उसको अपनी जेब में डाल रही है और लोग उसको गाली दे। अरे वो डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए करती है कि जो वहां से पैसा आता है उसको दूसरे सेक्टर में इन्वेस्ट कर सके, हेल्थ में इन्वेस्ट करे, उसको एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करती है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है। तो 1 लाख मतलब 1.75 लाख करोड़ रुपीज, पता नहीं कितनी जीरो होंगी इसके अंदर, सरकार ने यह भी टारगेट रखा है कि इतना मैं जनरेट करूंगी थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। और जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे एलआईसी को हम लोग प्राइवेटाइज करने वाले हैं, बीपीसीएल को करने वाले हैं, एयर इंडिया को भी करने वाले हैं। ठीक है, ये तो कुछ शेयर जो है हम लोग प्राइवेट सेक्टर को बेचेंगे। देखिए शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को बेचना और प्राइवेटाइज करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर अडानी अंबानी एलआईसी के अंदर अगर 10%, 20%, 30% शेयर खरीदते हैं, अभी भी वो सरकारी कंपनी है, लेकिन जैसे ही सरकार का शेयर 51% से कम हो जाता है तब वो प्राइवेट हो जाती है। समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा यहां पे फर्क है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो एयर इंडिया को भैया पैसा चाहिए, एयर इंडिया को बेच के जो पैसा आएगा इससे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब रोड्स बनाएंगे, ब्रिजेस बनाएंगे, स्कूल्स बनाएंगे, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेंगे।
वो सारी की सारी चीजें हैं। क्योंकि देखिए दो एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे सामने, एक रिवेन्यू होता है और एक कैपिटल होता है। देखिए यही मजा है न्यूज़पेपर पढ़ने का, इस तरह की टर्म्स आपके क्लियर हो जाती हैं। अगर आपके इकोनॉमी के बेसिक्स क्लियर नहीं है ना, तो इन टर्म का आपको मतलब समझ में आएगा नहीं। तो जब भी इस तरह की टर्म्स आती हैं तो आप उसको गूगल करो, यही तरीका होता है न्यूज़पेपर को पढ़ने का। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को पढ़ के आगे मत निकलो, उसको देखो ये गूगल में है क्या। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो एक मेजर इन्वेस्टमेंट होती है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जो फर्दर इनकम जनरेट करता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो सिर्फ मेंटेनेंस के काम आता है। जैसे मान लो मैंने कोई रेस्टोरेंट खोला, तो उसके लिए मैंने जमीन खरीदी, कंस्ट्रक्शन लगाई वहां पे, तो उससे मेरी इनकम जनरेट होगी, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब वहां पे जो मेरा स्टाफ है उसको सैलरी देना है, बिजली का बिल भी आएगा, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। समझ रहे हो? तो सरकार एयर इंडिया या ये कंपनीज बेच के जो पैसा आएगा उससे सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा करेगी, क्योंकि उससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आएगा, उससे लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और लोगों को उस काम धंधा मिलेगा। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार स्पेंड करने का काम कर रही है। और ये एक्चुअली ये इसका पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। पॉजिटिव रिजल्ट्स किससे पता लगते हैं? जीएसटी कलेक्शन से। जीएसटी कलेक्शन बढ़ने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि लोगों की इनकम बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो ये सरकार का कहना है। सरकार कहती है कि इस नीति को मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगी, अगले 2 4 5 साल 10 साल जितने दिन भी सरकार रहने वाली है, क्योंकि यही 1991 के बाद यही सरकार की नीति रही है और अभी सरकार इस तरफ जो है बढ़ रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल एंड अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, इंडिया नीड्स मोर प्राइवेटाइजेशन एंड लेस कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर ऑन द इकोनॉमी। दैट इज द थिंग। बिकॉज अगर आप वर्ल्ड में एग्जांपल्स देखो, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं आज के टाइम में दुनिया में, सभी के अंदर प्राइवेट सेक्टर का शेयर ज्यादा है, गवर्नमेंट सेक्टर का शेयर कम है। ठीक है, तो उस एग्जांपल से भी आप यहां पे जा सकते हो। ठीक है, चाइना के अंदर आप बोलोगे सर ऐसा तो नहीं है, चाइना तो बहुत ग्रो कर रहा है। अरे भैया, चाइना की जो कंपनीज ग्रो कर रही हैं उनके अंदर भी पूरा प्राइवेट सेक्टर की तरह ऑपरेट करती हैं। ठीक है, अगर आप यूरोप को देखो, जापान को देखो, साउथ कोरिया को देखो, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को देखो, हर जगह पे प्राइवेट सेक्टर इज डोमिनेटिंग। गवर्नमेंट सिर्फ आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, एंड दैट इज व्हाई दीज कंट्रीज आर ग्रोइंग, दे आर द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल तो यही है। बाकी आप जो देखिए, ये साइड भी हमें पता होनी चाहिए, तो दोनों साइडें पता होनी चाहिए। तो आज थोड़ा सा हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो दैट इज ऑल फॉर द डे। सीखते रहो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, नई नई चीज़ें सीखो, क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन करोगे तो आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो, देन दैट इज द वे टू ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज एन एस्पिरेंट एज वेल। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।